हेलो डियर आईसीएस स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सारे लोग बढ़िया ही होंगे, घर पे बैठे होंगे, आराम से खाते पीते होंगे, थोड़ा बहुत मोटे हो गए होंगे, पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। तो आपकी पढ़ाई को थोड़ा और बूस्ट करने के लिए एक और चैप्टर हम लेकर के आए हैं जिसका नाम है इंसोलेशन। आप लोगों को काफ़ी वेट भी था इस चैप्टर का, क्योंकि थोड़ा मैंने ब्रेक ले लिया था कुछ टाइम के लिए, थोड़ा हेल्थ भी नहीं सही थी और व्यस्तताएँ ज़्यादा थी। खैर अब आ ही गए हैं तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर इंसोलेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं सूर्य तप। अब ये मत सोचना कि सर जी हम इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी क्यों बता रहे हैं, हिंदी से इसको समझना आसान हो जाएगा। तप का मतलब टेम्परेचर से होता है और सूर्य सन है ही, यानी सन का टेम्परेचर जो अर्थ गेन करती है उसको हम क्या कहते हैं, सूर्य तप कहते हैं। सन से आने वाली एनर्जी जिसको अर्थ गेन करती है उसको क्या कहते हैं, सूर्य तप। अब बुक की लैंग्वेज अगर देखेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि टोटल सोलर एनर्जी दैट इज इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड द इंसोलेशन, राइट। अब चैप्टर पढ़ने से पहले जैसा कि हम करते हैं, सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर से सिलेबस क्या। सिलेबस कौन सा, जो रिवाइज्ड सिलेबस है 2020-21 के लिए, यानी क्लास 9 के स्टूडेंट इस बार का जो एग्जाम देंगे तो कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस आपका है मीनिंग ऑफ इंसोलेशन एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर। अब कौन कौन से फैक्टर्स पढ़ने इसमें, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, स्लोप ऑफ लैंड, विंड्स एंड ओशन करेंट्स, ठीक है। ये आपका रिवाइज्ड सिलेबस है। ये मेरे पास स्पेशली फैक्ट्स नहीं किया गया है, आप इसको जाकर के जो आईसीएसई की वेबसाइट है वहाँ से रिवाइज्ड सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, वहाँ पर व्हाट्सएप पे आते हैं, यही कमेंट बॉक्स में काफ़ी परेशानी से पूछते हैं कि सर आपने फला टॉपिक एक्सप्लेन नहीं किया है या आपने फला चीज़ नहीं बताई है, तो हम उसको कहाँ से पढ़ें। देखो मैंने इसलिए नहीं बताई है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से हटा दिया गया। आपको पता है कि कुछ सिलेबस कुछ पार्ट डिलीट किया गया है तो उसको हटा दिया गया, इसीलिए यहाँ पर नहीं है। आप ये क्यों सोचते हो कि सर ने उसको नहीं पढ़ाया है, मतलब किसी वजह से नहीं पढ़ाया है, केवल एक ही वजह है, वरना सर जब यहाँ पे पढ़ाने ही आते हैं, मैं यहाँ पे पढ़ाने ही आता हूँ, तो कोई टॉपिक अगर वो जरूरी है तो मैं क्यों नहीं पढ़ाऊँगा, मैं उसको बिल्कुल पढ़ाऊँगा। हाँ, एक परेशानी बच्चों की ये होती है कि सर हमारे जो टेस्ट पेपर्स हैं, जो यूनिट टेस्ट वगैरह हो रहा है वहाँ पे सर तो पूछ रहे हैं। तो देखो बेटा, बात ये है कि सर उस स्कूल में हो गए हैं हिसाब से परमानेंट, उनको वहीं पढ़ाना है, स्कूल से सैलरी लेनी है। वो अगर अपना रिवाइज नहीं कर रहे हैं सिलेबस, तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप उनको बताओ, उनको सिलेबस दिखा दो कि सर ये सिलेबस है, फला फला चैप्टर्स डिलीट हो गए, हम इसको क्यों पढ़ें, क्यों एग्जाम दें। आप सीधी बात कर सकते हो। आपको पढ़ना है आप और अलग से पढ़ो, खूब पढ़ो, मोटी मोटी किताबें मंगा लो। ज्योग्राफी पे बहुत से लोग पीएचडी करते हैं, आप मंगा लो, पढ़ो। लेकिन अगर पेपर के लिहाज से तैयार करना है तो सिलेबस भर का पढ़ो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा एक चीज़ और है, मैं टीचर हूँ बेटा, यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है। तो हमें आप हमसे यूट्यूबिंग एक्सपेक्ट मत करिएगा। आप जो है चैप्टर एंड तक देखो, हम जो पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो। ज़्यादा मेरे एक्सप्रेशन या ज़्यादा यहाँ पे मेरी स्टाइल पे ज़्यादा ध्यान मत दो। इतनी मैंने वही कहा ना कि मैं यहाँ एक्टिंग सीख करके नहीं आया हूँ, मैं टीचर हूँ। मेरी टीचिंग स्किल्स पे आप लोग ध्यान दो तो बेहतरीन पढ़ोगे, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं सिलेबस को। तो इंसोलेशन क्या होता है, तो ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक। फिर हमको पढ़ना है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको पढ़ेंगे। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर है अर्थ का टेम्परेचर कहाँ से आएगा, इसी इंसोलेशन से आएगा। तो इसको कुछ अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स बहुत सारे हैं, यानी जहाँ जितने इसमें लिखे हैं इससे और बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, यहाँ तक लिखता मैं चला जाऊँगा। लेकिन आपके सिलेबस में इतने हैं तो सिलेबस भर का मैं पढ़ूंगा। इससे आगे अगर आपको जानना और पढ़ना है तो मैं बहुत जल्दी ही यूजी और पीजी के लिए ज्योग्राफी यहाँ पे पढ़ाऊँगा,
चैनल पे पब्लिक अपलोड होगा वो, तो आप उसको देख सकते हो, आप डिटेल में पढ़ सकते हो। अब सिलेबस में जो है मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो पहला है लैटिट्यूड, इसको देखेंगे। अल्टीट्यूड ये क्या अफेक्ट करता है, फिर डिस्टेंस फ्रॉम सी का इफेक्ट क्या होता है, स्लोप ऑफ लैंड का इफेक्ट क्या होता है, विंड्स का इफेक्ट क्या होता है, ओशियन करंट्स का इफेक्ट क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट, देखो जो फैक्टर्स टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, यही फैक्टर्स आपके अभी जो अगला चैप्टर आप पढ़ोगे प्रेशर, बेल्ट्स एंड विंड्स, तो यही फैक्टर्स जो हैं वो प्रेशर को भी प्रभावित करेंगे। क्योंकि मैं पिछले भी चैप्टर्स में बता चुका हूँ कि टेम्परेचर और प्रेशर का एक रिलेशन होता है जो कि इन्वर्स रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर डाउन होता है, यानी दोनों में खूब खास रिलेशन है। तो इसीलिए ये सेम ही तो होंगे दोनों के। तो यानी अगर आप इसको यहाँ पढ़ लोगे तो वहाँ ये चीज़ आप में आसान हो जाएगा। दूसरे आप क्लास 10th में भी जाओगे तो वहाँ पे आपका चैप्टर मिलेगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे एक टॉपिक आप पढ़ोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स तो भी यही हैं। क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, ये सब एटमॉस्फेयर, ये सब जो है ये सब क्लाइमेट के ही तो एलिमेंट हैं। क्लाइमेट में क्या क्या आता है, क्लाइमेट में आपका आता है टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है, ह्यूमिडिटी आती है, ठीक है, प्रिसिपिटेशन आता है जिसका पार्ट रेनफॉल और स्नोफॉल है, विंड्स आती हैं, यही सब तो आते हैं क्लाइमेट में। तो क्लाइमेट के अफेक्टिंग फैक्टर्स, टेम्परेचर के अफेक्टिंग फैक्टर्स और प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अफेक्टिंग फैक्टर्स वो सारे सेम ही हैं। इसीलिए इसको यहाँ पढ़ोगे तो आगे भी काम आएगा। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है इंसुलेशन का, ठीक है। हाँ, सिलेबस के थोड़ा आगे इसमें मैं दो चीज़ और बताऊंगा यहाँ पे, जो कि पहले सिलेबस में हुआ करता था, इस बार हटा लिया गया है, इस सिलेबस में नहीं है इंसुलेशन के, लेकिन वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे बता दूंगा। एक टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे हीट जोन्स, और हालांकि इससे आप फेमिलियर हो, बहुत नया टॉपिक नहीं होगा। और एक हम लोग पढ़ेंगे हीट बजट, ठीक है, ये इसमें प्लस में ये चीज़ भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए सब्सक्राइब कर लो, मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपकी ज़रूरत है तो कर लीजिए। क्यों, क्योंकि आपका नुकसान इस तरीके से होता है कि सारे वीडियोस मैंने जो अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, जब आप सर्च करते हो कोई चैप्टर के नाम से वीडियो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी वीडियो ही ऊपर आए, और किसी की भी आ सकती है, लेकिन जब सब्सक्राइब रखोगे तो मैं अपलोड करूँगा आपको सीधे वीडियो मिल जाएगी। अब जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उसका रिजल्ट साफ साफ दिख रहा है कि हमने एटमॉस्फेयर का चैप्टर अपलोड कर रखा है, लेकिन उस पर व्यूज़ ही नहीं है, उस पर देखने वाले मुश्किल से 250-300 लोग हैं, जबकि उसके बाद का जो मैंने हाइड्रोस्फीयर चैप्टर अपलोड किया है उस पर 1000 से अबव व्यूज़ हैं, ठीक। तो अब वो सर्च में आ गया, यूट्यूब के उसमें आ गया, तो वो सर्च में जा रहा है। सब्सक्राइबर्स है ही नहीं, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे वीडियोज़ आपको मिस हो जाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है या मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और काफ़ी स्प्रेड करिए। बच्चों ने कमेंट किया है कि एक बड़े चैनल की तरह उसके जो टीचर हैं उनकी तरह मेरी शक्ल मिलती है, और कुछ लोगों ने मुझे विशेष भी दिए हैं कि आप भी उसी तरह गेन कर जाओगे। चैनल का नाम लेकर के मैं यहाँ पे किसी चैनल को एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। खैर, हो सकता है आप लोग समझ रहे हो कौन सा चैनल है। तो भाई वहाँ तक आप हमको पहुँचाओगे ना, आप ही तो पहुँचाओगे, आप शेयर करोगे, सब्सक्राइबर बढ़ाओगे तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो इंसोलेशन हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, सोलर एनर्जी दैट इज इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। देखो आपको पता ही है कि सन जो है वो वन एंड ओनली सोर्स है अर्थ की एनर्जी का, जो अर्थ को लाइट और हीट एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक। सन में एनर्जी कहाँ से आती है, सन में न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिससे सन में एनर्जी आती है, ठीक, और वो वहाँ से चारों तरफ को रेडिएट होती है। सन से जो एनर्जी रेडिएट होती है इसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी या सोलर रेडिएशन। क्या कहते हैं, सोलर रेडिएशन, जो सन से एनर्जी रेडिएट होती है और ये हर तरफ हो जाती है। जो पूरी सोलर फैमिली है ना, अर्थ है जो प्लैनेट में, जिसको आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तो पूरे अपने सोलर जो अपना पूरी फैमिली है उसमें वो अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक। अब अर्थ पे जो पहुंचने वाली सन की एनर्जी है, ठीक है, वो 1/2 बिलियंथ पार्ट होती है। सोचो मतलब कितना कम एनर्जी आती है सन से निकलने के बाद में, तब इतना टेम्परेचर होता है। मतलब 1
कोई एक यूनिट हो, इसको 2 बिलियन पार्ट में डिवाइड कर दो और उसका एक हिस्सा केवल, इतनी ही एनर्जी अर्थ तक आती है, ठीक है। बाकी एनर्जी जो है वो और इधर उधर चली जाती है, रिटर्न हो जाती है। वो चीज़ कहाँ जाती है, उसका क्या सिस्टम होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी हीट बजट में। जो हमने कहा है कि एक टॉपिक हम लोग एक्स्ट्रा रखेंगे हीट बजट, उसमें ये हम लोग पढ़ेंगे। तो इतनी एनर्जी अर्थ तक आती है। अब जब अर्थ तक आती है, इसके बाद क्या होता है, जो सन से एनर्जी आती है, जो सोलर रेडिएशन होता है, वो होता है शॉर्ट वेवलेंथ। शॉर्ट वेव्स में होता है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है उसकी, ठीक है। और इसलिए वो एटमॉस्फेयर को डायरेक्ट हीट नहीं करती है, वो डायरेक्ट अर्थ तक आती है। देखो शॉर्ट वेवलेंथ मतलब ऐसे, लॉन्ग वेवलेंथ ऐसे, मतलब ये जो है ये इतनी दूरी, ये वाली दूरी, इसको वेवलेंथ कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। देखो इसमें दूरी कम है, ये शॉर्ट वेवलेंथ है, ये लॉन्ग वेवलेंथ है, ठीक है। तो सोलर रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में आती है। फिर तो इसलिए वो एटमॉस्फेयर को हीट नहीं कर पाती है, वो डायरेक्ट आती है अर्थ सरफेस पे, और पहले अर्थ हीट होता है, ठीक है। और अर्थ हीट होने के बाद में यहाँ से एनर्जी जो है वो रेडिएट होती है। कोई भी पार्ट, जैसे रोटी बनाने वाला तावा है, जब वो गर्म हो जाता है तो आप तावा के छूना नहीं है, तावे के ऊपर हाथ करोगे तो आपके हाथ में गर्मी लगेगी तावा की। वो कैसे लगती है, उसमें से रेडिएशन के थ्रू एनर्जी निकलती है, ठीक है, इसीलिए लगती है। तो यहाँ से एनर्जी रेडिएट होती है, और वो एनर्जी जो रेडिएट होती है वो होती है लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है, लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में होती है। और वो जो लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में होती है वो एटमॉस्फेयर कैप्चर करता है, और एटमॉस्फेयर उससे हीट होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के बारे में आपने एटमॉस्फेयर के चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने वीडियो देखा नहीं है। तो ये आई बटन पे मैं लिंक भी दे रहा हूँ, या आप सीधे प्लेलिस्ट में जाओ। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ये वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वही वीडियो देखाओ, फिर इसको देखोगे तो समझ में आएगा कि सब कुछ सिस्टमेटिक है। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब अर्थ के सरफेस के करीब में पाए जाते हैं, और यही जो गैसेस हैं ये एनर्जी को ज़्यादा कैप्चर करती हैं, ठीक। तो इसीलिए सरफेस के पास में जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। एटमॉस्फेयर में चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ट्रोपोस्फियर जो होता है अर्थ के सरफेस से, तो यहाँ ऊपर की तरफ जाने पे एनर्जी जो है उसमें, यानी जो टेम्परेचर है उसमें रिडक्शन होता है, कमी आती है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। ये आपने पढ़ा था 165 मीटर, जब आप ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर तो समझ ली कायदे से कि जब सन से डायरेक्ट एनर्जी जो आ रही होती है वो सीधे एटमॉस्फेयर को हीट करती हुई नहीं आती है, वो पहले आती है अर्थ को हीट करती है। जब अर्थ हीट हो जाती है, इसके बाद में अर्थ से एनर्जी जो निकलती है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में होती है, और वो पूरे टेम्परेचर, पूरे एटमॉस्फेयर को हीट करती है। तो जो अर्थ से एनर्जी निकलती है ना, इसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सन से निकलने वाली सोलर रेडिएशन, अर्थ से निकलने वाली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, राइट। तो आपको 3 चीजें समझ में आई, इंसोलेशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और सोलर रेडिएशन। थोड़ा यहाँ पे आपने और क्या पढ़ा, शॉर्ट वेवलेंथ पढ़ा, लॉन्ग वेवलेंथ पढ़ा, इनके रीजन्स पढ़े। एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में मैंने ये बता रखा है, जो है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह में, यहाँ पे वो चीज़ें आपकी रिवाइज भी हो गई, राइट। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर से आप क्या समझते हो, टेम्परेचर से आप ये समझो कि एटमॉस्फेयर में जो वार्मथ होती है, एटमॉस्फेयर में जो गर्मी होती है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर का मतलब एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से है, ठीक है। तो पहला फैक्टर आपका क्या था, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड देखो, ये आपकी अर्थ है, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है की लैटिट्यूड है, ये 23.5 डिग्री लैटिट्यूड है नॉर्थ में, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये 23.5 डिग्री साउथ में है, जिसको कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, जिसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल, ये पोल है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ, ये आपका है अंटार्कटिक सर्कल।
ये चीज आपने पढ़ी हुई है पीछे भी, ठीक है। अब देखो ये जो 23.5 डिग्री वाली लाइन है इधर और इधर, आपको पता है कि अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री ही टिल्टेड है, यानी इसका जो टिल्टेशन है वो 23.5 डिग्री का ही है। इसकी वजह से सन की जो डायरेक्ट रेज होती हैं वो इस यहाँ से लेकर के इतनी ही दूरी पर पड़ती हैं। इसके बाद हमेशा सन की जो है वो स्लैंटिंग रेज यानी तिरछी किरणें पड़ती हैं। अब जब तिरछी किरणें पड़ेंगी तो वहाँ पे टेम्परेचर कम गेन होगा, डायरेक्ट रेज पड़ेंगी तो टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा गेन होगा। सीधे से देख लो, मान लो इस तरीके से टेम्परेचर कहीं पे आता है तो वो कंसंट्रेट करेगा छोटे से प्लेस पे, लेकिन अगर इस तरीके से टेम्परेचर आता है वही 3 रेज तो वो ज़्यादा एरिया को कवर करेंगी। बात समझ में आई? तो ज़्यादा एरिया को कवर करेंगी तो वही चीज़ ज़्यादा जगहों पर बट जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो टेम्परेचर कम गेन होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी प्लेस इक्वेटर के पास में है वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, फिर इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर में कमी आती जाती है दोनों तरफ, ठीक है। और भी चीज है, आपको पता है कि इक्वेटर पे सन 2 बार ओवरहेड होता है, यहाँ पर 1 बार ओवरहेड होता है, यहाँ पर 1 बार ओवरहेड होता है, लेकिन इसके बीच में 1 बार पूरे ईयर में, मतलब लगभग 1 बार तो जरूर ही ओवरहेड होता है। लेकिन इसके बियॉन्ड में यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड नॉर्थ और इधर साउथ कभी भी ओवरहेड नहीं होता है, हमेशा स्लैंटिंग रेज ही आती हैं। तो लैटिट्यूड का इफेक्ट ये हो गया। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, यानी इस पे आप सीधी से एक बात बता सकते हो कि जो रीजन इक्वेटर के जितना करीब है वहां पे टेम्परेचर उतना ज़्यादा। इवन आप अगर इंडिया को देखो, अगर आप इंडिया को देखोगे तो जो पार्ट साउथ में है इंडिया का, ठीक है, जो पार्ट साउथ में है वहां पे टेम्परेचर नॉर्मली ज़्यादा होता है। नॉर्थ वाले जो पार्ट है वहां पे जनरली टेम्परेचर कम होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 8 डिग्री 4 मिनट इधर का लैटिट्यूड है, यानी 0 डिग्री के थोड़ा करीब में, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट का लैटिट्यूड है, तो ये इक्वेटर के ज़्यादा करीब है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, राइट। तो लैटिट्यूड का इफेक्ट आपको समझ में आ गया। अब अगला है हमारा अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का जो जनरल मीनिंग इसकी है वो है हाइट। क्या है जनरल मीनिंग इसकी? है हाइट, यानी सी लेवल से कोई प्लेस कितना ऊंचा है, इस पर बात करेंगे। इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। अभी एक चीज आपने शुरुआत में ही देख ली कि एक्चुअली क्या है कि सोलर रेडिएशन जो है वो एटमॉस्फेयर को हीट नहीं करती है, एटमॉस्फेयर को हीट करती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसके अलावा जो टेम्परेचर को गेन करने वाले फैक्टर्स हैं, यानी जो वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या गैसेस की जो डेंसिटी है वो सरफेस के क्लोज होती है, तो इसलिए टेम्परेचर सरफेस के जितना, मतलब जितना पास रहोगे टेम्परेचर उतना ज़्यादा रहेगा, और सरफेस से जैसे ऊंचे जाओगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि जो माउंटेन एरिया होते हैं, ठीक है, वो तो सन के पास में होते हैं, मतलब भाई सरफेस पे जहाँ खड़े हो उससे ज़्यादा तो वो पास में है, लेकिन वहाँ पे विंड कोल्ड क्यों होती है, ठंडी क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर रेयर होता है, वो एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाता है, सोलर एनर्जी को वो ट्रैप नहीं कर पाता है, इसलिए वहाँ पर ठंडी होती है। तो यहाँ पे वही आपको नॉर्मल लैप्स रेट आपको बताना है। नॉर्मल लैप्स रेट की जैसे जैसे हम किसी प्लेस से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से टेम्परेचर में कमी आती चली जाती। इसीलिए जब गर्मी होती है यानी समर सीजन शुरू होती है तो जो पैसे वाले लोग होते हैं वो हिल स्टेशन वगैरह पर चले जाते हैं। हिल स्टेशन पे उस समय ठंडी होती है। यहाँ से गिव रीजन का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि समर सीजन में जो है वो दिल्ली में गर्मी होती है लेकिन शिमला ठंडा क्यों होता है? तो ठंडा इसीलिए होता है कि शिमला जो है वो हाइट पे है। इवन शिमला का छोड़ दो, साउथ इंडिया में प्लेस है ऊटी, जो ऊटकमंड है, वहाँ पे ठंडी क्यों होती है? तो वो हिल स्टेशन है, वो नॉर्मल सरफेस से ऊंचाई पर है और इसी वजह से, हाइट की वजह से, अल्टीट्यूड की वजह से वो प्लेस ठंडा है। इवन इक्वेटर सबसे हॉटेस्ट प्लेस है, आपको पता है, लेकिन वहाँ पे जो माउंटेन है, किलिमंजारो नाम है उसका। मैप में ये सब देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 9th का जितना मैप वाला पोर्शन है वो मैंने सब पढ़ा रखा है, मैप के सारे वीडियोस हैं, आप उसको देख लेना। तो किलिमंजारो माउंटेन जो है यहाँ पर आपको आइस मिलती है इसके टॉप पे,
जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इक्वेटर पे, वहाँ माउंटेन के ऊपर आपको आइस मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ये हाइट पर है, वहाँ पे टेम्परेचर हाइट पर आपको कम मिलेगा। तो ये हो गया आपका किसका इफेक्ट? ऑल्टीट्यूड का। देन तीसरा क्या है अकॉर्डिंग टू सिलेबस? ये है आपका डिस्टेंस फ्रॉम सी। डिस्टेंस फ्रॉम सी, आप लोगों को पता होगा चीज़ कि जो मुंबई में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे वो बताते हैं कि ना ज़्यादा वहाँ गर्मी होती है, ना ज़्यादा ठंडी होती है, ना समर बहुत ज़्यादा हॉट होती है, ना विंटर बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। तो इवन ये मुंबई में नहीं, जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, यानी जो ओशन या सीज के किनारे वाले जो रीजन्स हैं, जो सिटीज़ हैं, वहाँ पे सब कहीं ऐसा ही है। उसका क्या रीज़न है? तो यहाँ पर ये जानो कि दो तरीके के अर्थ पे पार्ट है, एक वाटर है और दूसरा लैंड है। इनका जो हीटिंग नेचर है ना, हीटिंग नेचर वो डिफरेंट होता है। इवन लैंड्स में भी डिफरेंट होते हैं, सब पे बात करेंगे। डिफरेंट होता है। क्या होता है? देखो, वाटर जो है ये ट्रांसपेरेंट चीज होती है। क्या होती है? ट्रांसपेरेंट चीज होती है। देखो एक बार थोड़ा एक चीज़ और बता दूं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। आपको हो सकता है कि आपको लगे कुछ चीज़ सर एक्स्ट्रा बता रहे हैं, लेकिन चूंकि हम आपका कॉन्सेप्ट मेंटेन कर रहे हैं तो इसीलिए टाइम लग सकता है। ठीक है, फुल पेशेंस के साथ में पूरा वीडियो तक देखते जाइए। ये चीज़ है कि आपको ज्योग्राफी कभी भी बोरिंग नहीं लगेगी और कोई भी फैक्ट आपका ऐसा है कि अनक्लियर नहीं रह जाएगा, कोई भी डाउट्स आपके नहीं बचेंगे, ये मेरा वादा है। तो वाटर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, और वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का। तो जो सन से आने वाली एनर्जी है वो वाटर ज़्यादा कैप्चर करता है, और वाटर की एक थिक लेयर यानी एक मोटी लेयर जो है वो हीट होती है। ठीक, लैंड के साथ में क्या है? ये इंसुलेटर होते हैं, या कह सकते हो कि बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। बैड कंडक्टर आपको पता है ट्रांसलूसेंट होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। तो इसकी केवल एक थिन लेयर ही हीट होती है, थिन लेयर। अब देखो, अगर सेम टाइम पे दोनों जगह एनर्जी पहुंचाई जा रही है, तो सबसे पहले हीट कौन सी चीज हो जाएगी? आप कहोगे डेफिनेटली लैंड हीट हो जाएगा, क्योंकि उसकी एक थिन लेयर ही हीट होनी है और बहुत जल्दी हीट हो जाएगी। उसके बाद खूब ज्यादा हीट होता चला जाएगा। एनर्जी क्योंकि सब जगह बराबर ही मिल रही है ना, तो इसलिए वो जल्दी हीट होगी। उसका थोड़ा सा पार्ट हीट होना है। भाई कोई कम खाता है तो उसका पेट जल्दी भर जाएगा, क्योंकि खाना दोनों बराबर मिल रहा है, लेकिन जो ज़्यादा खा रहा है उसका पेट देर में भरेगा। तो ये ज़्यादा खा रहा है, इसकी थिक लेयर हीट हो रही है। बात समझ में आई? अब मान लो दोनों को एक साथ एनर्जी मिलनी बंद हो गई। ठीक, अब ये दोनों रेडिएशन करेंगे, एनर्जी जितना गेन किए हैं उसको रेडिएट करेंगे, यानी जो खाए हैं उसको निकालेंगे। तो जब निकालना शुरू करेंगे तो जिसने ज़्यादा खाया है वो देर तक निकालेगा, जिसने कम खाया है वो खट से निकाल देगा। तो जब ये निकालना शुरू करेगा, यानी अगर जब कोल्ड होना होगा, सबसे पहले कोल्ड कौन होगा? आप कहोगे यही, सबसे पहले कोल्ड हो जाएगा। और ये क्या होगा? ये देर में कोल्ड होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब देखोगे ना, तो पर्टिकुलर टाइम पर ये होगा कि अगर वाटर वाला पार्ट हीट है, गर्म है, तो उस समय जो लैंड वाला पार्ट होगा वो कंपैरेटिवली कूल होगा। ठीक, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये इस समय जो है ये हीट है, गर्म है, और ये कूल है। इसका मतलब ये कि इस समय एनर्जी मिल नहीं रही है, इस समय एनर्जी रेडिएट की जा रही है दोनों के द्वारा, लेकिन इसने जल्दी से रेडिएट कर दी है और ये अभी रेडिएट कर रहा है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। वाटर और लैंड में ये चीज़ देखा। अगर किसी टाइम पे वाटर आपको कूल दिख रहा है और लैंड आपको हीट दिख रहा है, इसका मतलब एनर्जी इस समय मिल रही है। तो कहने का मतलब वाटर और लैंड दोनों का टेम्परेचर कभी एक जैसा नहीं होता है। और जब कभी एक जैसा नहीं होता है तो क्या होता है कि जैसे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे एयर प्रेशर जो है वो कम होता है, और जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एयर प्रेशर ज़्यादा होने मतलब कहेंगे हाई प्रेशर, और लो होने मतलब कहेंगे लो प्रेशर। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो जिस टाइम पे वाटर मान लो हीट है तो यहाँ पे क्या है? लो प्रेशर, और लैंड कूल है तो यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर। विंड्स इधर की तरफ चलेंगी। अगर यही मामला उलट जाएगा, यानी वाटर बॉडी कूल होगी और ये जो है हीट होगा, तो इधर लो प्रेशर होगा, इधर हाई प्रेशर होगा, और विंड चलेंगी इधर की तरफ। ठीक,
और जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो तुरंत प्रेशर का डिफरेंस होता है और फिर चलना शुरू हो जाती हैं विंड्स, और विंड्स चल करके दोनों जगह के प्रेशर को क्या करती हैं, इक्वलाइज करती हैं, यानी बराबर करती रहती हैं। और इसीलिए टेम्परेचर जो है वो विंड्स की वजह से दोनों जगह नॉर्मल रहता है, चाहे विंटर सीजन हो, चाहे समर सीजन हो, चाहे डे टाइम हो, चाहे नाइट टाइम हो। अगर डे नाइट का टाइम है तो यहाँ पे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती हैं। अगर समर और विंटर की बात है, ठीक है, तो वहाँ पे लैंड टू सी और सी टू लैंड जो है विंड्स चलती हैं, जिनको मानसून, एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। ये सब इस चैप्टर में था, लेकिन चूंकि ये सब डिलीट किया गया है तो इसलिए नहीं है, लेकिन बात आ रही है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। लैंड ब्रीज किसको कहते हैं, जो हवा लैंड की तरफ से आएगी। विंड्स का नेम उसी डायरेक्शन में पड़ता है जिधर से विंड्स चलती हैं। जैसे अगर विंड्स वेस्ट की तरफ से आ रही हैं तो उसको वेस्टर्लीज कहेंगे, ईस्ट की तरफ से आ रही हो तो ईस्टर्लीज कहेंगे, नॉर्थ की तरफ से आ रही हो तो नॉर्दर्न विंड्स कहेंगे, साउथ की तरफ से आ रही हो तो सदर्न विंड्स कहेंगे। यानी जिधर से विंड्स आ रही हो उसी के नेम पे विंड, उसी डायरेक्शन के नेम पे विंड का नेम पड़ता है। तो लैंड ब्रिज इसको कहेंगे जो लैंड से सी की तरफ चलेगा। तो लैंड से सी की तरफ कब चलेगी आप बताओ? दिन में लैंड क्या होता है, ठंडा होता है, यानी वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, तो डे टाइम में लैंड ब्रिज चलती है और नाइट टाइम में चलती है सी ब्रिज। जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं जीके का कंपटीशन दे रहे हो या आप बाद में किसी बड़े स्कूल या कॉलेज की तैयारी कर रहे हो, आपको आईएएस बनना है, इस तरीके अगर आपके साथ एम्बिशन है, तो ये जीएस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है ये भी जान लो कि आप भले साइंस साइड से हो, साइंस आप बहुत लाइक करते हो, आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर ने सोशल साइंसेस को लेकर के आपके दिमाग में निगेटिविटी भर दी हो कि बहुत खराब सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। लेकिन अगर निगेटिविटी भर दी हो तो भी ये जान लो कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बेटा ज्योग्राफी सबसे बड़ा सब्जेक्ट वहाँ पे होता है। साइंस से कुल मिला के सभी साइंस जो भी आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब मिला करके उससे से मुश्किल से 20% क्वेश्चन आते हैं, जबकि अकेले ज्योग्राफी से जो है वो 30% के आसपास क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो लैंड ब्रिज, सी ब्रिज और ये चीज़ें आपने पढ़ी। तो इससे क्या होता है, आपने इक्वलाइजिंग पढ़ा। इस इफेक्ट को जो कहते हैं वो मैरीटाइम इफेक्ट, यानी यहाँ का जो इस तरीके से क्लाइमेट बन जाता है, इसको मैरीटाइम क्लाइमेट कहते हैं। मैरीटाइम क्लाइमेट या इक्वेबल क्लाइमेट, इक्वेबल क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। और इसका अपोजिट अगर बात करोगे तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। इसका उल्टा क्या होता है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, यानी जहाँ पे सी या ओशन का इफेक्ट नहीं होता है, ठीक। तो जहाँ पे इफेक्ट होगा उस जगह पे क्या होगा, टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहेगा, ना समर में ज़्यादा हीट होगा ना विंटर में ज़्यादा कोल्ड होगा। लेकिन जो प्लेसेज सी से डिस्टेंस पे हैं, ज़्यादा दूर हैं, वहाँ पे समर ज़्यादा हॉट होगी, विंटर ज़्यादा कोल्ड होगी। यानी अब यहाँ से देखो क्वेश्चंस जो गिव रीजन में आते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि ये बताओ कि समर सीजन में यानी गर्मी के टाइम पे दिल्ली में तो खूब ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन मुंबई जो है वो कंपैरेटिवली कोल्ड क्यों होता है? बात समझ में आई? या आगरा और मुंबई का पूछ लेते हैं, या दिल्ली और चेन्नई का पूछ लेते हैं, ठीक है, या भोपाल और चेन्नई का पूछ लेते हैं, भोपाल और तिरुवनंतपुरम का पूछ लेते हैं। यानी एक आपको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का एक एरिया बता देंगे और दूसरा एरिया आपको बता देंगे मैरीटाइम क्लाइमेट का एरिया, और आपसे पूछेंगे कि ये बताओ कि यहाँ पे टेम्परेचर का इस तरह डिफरेंस क्यों है। तो आप ये समझ गए ना कि वो डिस्टेंस फ्रॉम सी की वजह से है। सी के पास में जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे मैरीटाइम क्लाइमेट पाई जाती है, वहाँ पे विंड्स इक्वलाइजर का काम करती हैं, विंड्स चलती है क्योंकि डिफरेंट हीटिंग नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर है, ठीक। और जो रीजन्स सी से दूर हैं वहाँ पे कॉन्टिनेंटल टाइप की क्लाइमेट होती है, जहाँ पे ओशन इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ठीक। ये टॉपिक देर तक हम लोग पढ़े हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि ये चीज़ आपको एटमॉस्फेयर वाले यानी जहाँ पे आप पढ़ोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स वहाँ भी काम आएगा। इवन क्लास 10th में जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया चैप्टर है वहाँ पर भी ये काम आएगा, इसलिए हम इस पर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। क्लास 9th को आपका बेसिक बना रहे हैं, जहाँ पे आपका बेसिक मेंटेन होगा। अगला आपका है स्लोप ऑफ लैंड, स्लोप ऑफ लैंड। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन के हिसाब से आप इस टॉपिक को और आसानी से समझ जाओगे। क्वेश्चन ये आता है कि ये बताओ कि जो हिमालयाज है उसका जो नॉर्थ फेसिंग स्लोप है, नॉर्थ फेसिंग स्लोप जो है समर में वहाँ की बर्फ़ देर में पिघलती है, जबकि साउथ फेसिंग स्लोप जो है
वहाँ की जो बर्फ है यानी वहाँ की आइस है वो जल्दी पिघल जाती है। ऐसा क्यों है? ठीक, देखो साउथ फेसिंग स्लोप का मतलब इंडिया तरफ वाला साइड, और नॉर्थ फेसिंग स्लोप वाला का मतलब चाइना की तरफ वाला साइड। तो ये इसीलिए होता है कि उधर का जो स्लोप होता है उस टाइप का स्लोप, उधर सन की रेस नहीं पड़ती क्योंकि सन इधर से जाता है। ठीक है, सन इधर से तो जाएगा, उधर से तो आता नहीं है भाई, सन इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ तो जाता है, तो इस तरह सन की रेस इधर ज़्यादा पड़ती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो स्लोप सन को फेस कर रहे हैं वो टेम्परेचर ज़्यादा गेन करेंगे, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है वो टेम्परेचर कम गेन करेंगे। राइट, यहाँ पे वेजिटेशन से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो नॉर्थ फेसिंग स्लोप है वहाँ की वेजिटेशन ज़्यादा हाइट वाली होती है, जबकि साउथ फेसिंग स्लोप की कम हाइट वाली होती है। उसका क्या रीज़न है? तो उधर की जो वेजिटेशन होती है उसके अंदर एक कंपटीशन होती है कितना जल्दी ऊंचे बढ़ करके हम सन की लाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू करें। ठीक है, तो इसलिए वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। जब आदमी के अंदर कंपटीशन होता है ना तो वो ग्रो बहुत तेज़ी से करता है। मतलब कंपटीशन होना निगेटिविटी नहीं है, कंपटीशन होना बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, किसी से जलन मत पाल लो मन में, ये आपके लिए एक मोटिवेशन भी है। मतलब पॉजिटिव कंपटीशन रखो, आप अपने टॉपर से कंपटीशन रखो, ठीक है, उसका अपना कंपटीटर मान के चलो, लेकिन ये नहीं कि उसे जीलियसी रख लो, उसे ईर्ष्या करने लगो, नहीं। लेकिन ये जरूर है कि आप दिन रात टॉपर्स को अपने ध्यान में रख सकते हैं कि हमको पहले तो इससे आगे निकलना है, हमको इससे आगे निकलना है। और क्लास के टॉपर्स जब आपको लगे कि हम तो इससे आगे निकल रहे हैं, तो ये नहीं है कि आपकी जर्नी खत्म हो रही है। आपको जब अगर बहुत आगे करना है तो आपसे और बहुत टॉपर हैं आपके स्कूल से और बड़े स्कूल से, ठीक है। और यह सारे स्कूल के टॉपर्स, जब आपको आईएएस बनना होगा तो उन सारे स्कूल के टॉपर्स के बीच में फाइट होगी और वहाँ पे जो टॉप करेगा वो आईएएस होगा। तो आपको कंपटीशन आपका कहीं खत्म नहीं होने वाला है, और आपने कंपटीटर को खत्म मत होने दो, केवल कंपटीटर को बीट करते रहो आगे आगे, और फिर आप एक दिन एक्सीलेंट बनोगे। तो ये आपको इफेक्ट पता चला स्लोप ऑफ लैंड का क्या इफेक्ट होता है। इसके बाद में आपका अगला और लास्ट टॉपिक है इसमें, मतलब जो अफेक्टिंग से विंड्स एंड ओशन करेंट्स। वैसे दोनों को एक में रख दिया गया है, विंड्स एंड ओशन करेंट्स, लेकिन दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। देखो विंड्स का क्या होता है, विंड्स का भी अपना एक इफेक्ट है कि विंड्स जहाँ चलती है वहाँ के टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। पहला भी आपने देखा विंड्स किस तरीके से इक्वलाइजर का काम करती हैं, ये आपने पहले ही देख लिया। इसके अलावा ये जानो कि जैसे जो हॉट विंड्स हैं वो जिस एरिया में चलेंगे वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लू चलती है, लू एक विंड होती है, यूपी के रीजन में चलती है, उन लोगों को पता होगा। तो वहाँ पर जब ये विंड चलती है तो वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। इवन बहुत सारी विंड चलती हैं जो रेनफॉल लेकर के आती हैं, तो रेनफॉल भी क्या करता है, टेम्परेचर को डाउन कर देता है। तो ये विंड्स का इफेक्ट है। जो विंड्स कोल्ड एरिया से चल करके आती हैं हॉट एरिया में, तो वहाँ पे वो जो है ठंडी फैलाती हैं, जैसे जो साइबेरियन विंड्स हैं, ठीक है, यानी रसिया से चलने वाली हवाएं, उनका इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हिमालय साइड में तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा घट जाता है। हिमालय का हमारे लिए एक बेनिफिट्स ये भी है कि उन विंड्स को हिमालय रोक लेता है। अगर वो ना रोके ना तो जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया विंटर में वो फ्रीज हो जाएगा, वहाँ पे सब बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाएगी, इवन वो कोल्ड डेजर्ट बन जाएगा। तो हिमालय का इतना बड़ा प्रभाव है। तो विंड्स का इफेक्ट आपने देखा कि अगर वो यहाँ तक पहुँचे तो क्या करेंगे, चाइना में बहुत सारे कोल्ड डेजर्ट और साइबेरिया डेजर्ट, ये सब इसी विंड्स की वजह से, क्योंकि वो पोलर रीजन की तरफ से चलने वाली विंड है, पूरी एरिया को ड्राई कर देती हैं। राइट, एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में उसमें आपने एल नीनो और ला नीना के बारे में पढ़ा है, चैप्टर जा करके देख लो वहाँ पे, तो वहाँ पे विंड्स का इफेक्ट और पता चल जाएगा। एटमॉस्फेयर में और हाइड्रोस्फेयर में आपने दोनों में इसके बारे में मैंने बताया हुआ है, तो वो आपने पढ़ा हुआ है, वो जान जाओगे। ओशियन करंट्स का क्या इफेक्ट होता है, काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने हाइड्रोस्फेयर वाले चैप्टर में पढ़ा है। थोड़ा सा रेफरेंस यहाँ पे दे देते हैं, वैसे आप इसको हाइड्रोस्फेयर के चैप्टर में देखोगे तो और खूब समझ में आएगा। वहाँ पे एक था कि जो नॉर्वे का कोस्ट है वो विंटर सीजन में फ्रीज क्यों नहीं होता है, जबकि नॉर्वे तो पोलर रीजन के पास में है। तो आपने वहाँ पे देखा था कि जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की करंट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की जो ओशन करंट है ना, उसकी वजह से, क्योंकि ये एक वार्म करंट है, ये कैसी करंट है, एक वार्म करंट है, और ये वार्म करंट वहाँ के एरिया को फ्रीज नहीं होने देती है। तो जहाँ पे वार्म करंट चलती हैं वहाँ के एरिया को ये क्या करती है, ह्यूमिड रखती हैं और वार्म रखती हैं, और जहाँ पे कोल्ड करंट चलती हैं वहाँ के एरिया को ड्राई कर देती हैं, ठीक है, और वहाँ के टेम्परेचर को गिरा देती हैं, यानी कम कर देती हैं। ये इफेक्ट हो गया विंड्स एंड ओशन करंट्स का।
जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, क्योंकि मैं बस आप लोगों के लिए ही हूँ, ठीक है। सारी सर्विसेज मेरी फ्री है, बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा एजुकेटर बनूँ, मैं लोगों को फ्री एजुकेशन दूँ। तो आप इवन मेरे इस कैंपेन में एक अपनी छोटी सी हेल्प कर सकते हो, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, आपको भी फ़ायदा होगा। आप बड़े ही प्राउड से कहोगे कि मैं जिस चैनल से जुड़ा हूँ वहाँ का एजुकेटर अच्छा है, इतने सारे लोगों को फ्री एजुकेट कर रहा है। आपके लिए भी बेनिफिशियल है, मेरे भी बेनिफिशियल है। वैसे भी आपसे मैं कुछ ले तो रहा नहीं हूँ, बस इतनी सी ही तो कह रहा हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए यहाँ पर। अब आपको फिर भी नहीं समझ में अगर आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए, फिर आप मेरे व्हाट्सएप पर आ जाइए। फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको वहाँ पे वीडियो ऑडियो या जैसे भी जिस मीडियम से ठीक लगेगा मैं वहाँ भी आपको समझा दूंगा, लेकिन तंग करने नहीं आना है। आपको 2-3 बार वीडियो देख लेनी है, फिर भी नहीं समझ में आती तो आपको आना है वहाँ पे, राइट। अब मैंने कहा था कि सिलेबस के अलावा आपके कॉन्सेप्ट मेकिंग के लिए 2 टॉपिक हम और बताएंगे। उसमें एक टॉपिक था हीट जोन्स और एक था हीट बजट। हीट जोन्स जो हैं वो क्या होते हैं, जैसे ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री का, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक साउथ में, ये नॉर्थ में। इसके बीच का जो जोन होता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। यानी एक जोन ये हो गया हीट जोन। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर और हाईएस्ट रेनफॉल होती है। इसके बाद में आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ और इतना ही इधर साउथ, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये आपका नॉर्थ में है तो नॉर्थ टेम्परेट जोन हो जाएगा और ये साउथ में है तो साउथ टेम्परेट जोन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल होती है। एग्जेप्शन है, एग्जेप्शन यहाँ भी है। जैसे मैंने कहा कि हाईएस्ट रेनफॉल और हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, लेकिन डेजर्ट रीजन यहाँ पे पाए जाते हैं, वहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है, तो एग्जेप्शन है। लेकिन नॉर्मली जो है, जनरल जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। और फिर यहाँ पे आपका इसके ऊपर 90 डिग्री तक यानी पोल रीजन तक इधर नॉर्थ फ्रीजिड जोन है और इधर साउथ फ्रीजिड जोन है, फ्रीजिड जोन है। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 ये इतने आपके क्लाइमेटिक बेल्ट्स हैं। हीट बेल्ट या क्लाइमेटिक बेल्ट्स इनको कहते हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे कम टेम्परेचर और सबसे कम रेनफॉल, यानी ना के बराबर टेम्परेचर, मतलब प्लस में पॉजिटिव में टेम्परेचर नहीं होता है, हमेशा निगेटिव में रहता है, और ना के बराबर रेनफॉल, ठीक। ये आपके क्या हैं, हीट जोन्स हैं, क्लाइमेटिक जोन्स हैं। अब बात करते हैं हीट बजट पे। अभी हम लोगों ने बात किया था कि जो सोलर रेडिएशन है उसका केवल 1 बिलियंथ पार्ट ही जो है वो अर्थ पे पहुंचता है और अर्थ को हीट करता है, ठीक है। बाकी पार्ट जो है स्पेस में निकल जाता है या और कहीं जाता है। अब अर्थ पर भी जो पार्ट आता है उस पर यहाँ पे बात करेंगे। बजट से आप समझ ही रहे हो बजट का मतलब क्या होता है। जैसे आपके घर का एक बजट होता है, आपके देश का एक बजट होता है, सब बजट होता है ना कि एक इतना, जैसे पैसे का ही बजट होता है कि इतना ये है, इसका खर्चा कहाँ कहाँ लगना है, ये सब आदमी एस्टिमेट करता रहता है। उसी बजट की यहाँ पे भी बात हो रही है कि सन की जो एनर्जी आती है वो कहाँ पे कितनी जाती है। तो अर्थ का भी एक बजट है, हीट बजट है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 100 यूनिट की अगर एनर्जी आती है सन से, कितना, 100 यूनिट। पहले इस पर डायग्राम वगैरह बनाने को आता था। तो मान लो ये सरफेस है अर्थ का, तो मान लो 100 यूनिट एनर्जी आती है, तो इसका कैसे कैसे क्या होता है। तो देखो इसमें सबसे पहले जो 6 यूनिट है, यानी परसेंट में लिखे दे रहे हैं, यूनिट ही मान लेना, कुछ भी मान सकते हो, ये आउटर स्पेस से वापस हो जाती है, ये अर्थ पे नहीं पहुंचती है ये। देन इसके बाद क्या है, 27 यूनिट परसेंट में लिखे दे रहे हैं। ये जो क्लाउड्स होते हैं यहां से ये फिर से स्पेस की तरफ रिटर्न कर दी जाती है, रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, वापस कर दी जाती है, ठीक है। अभी जो आउटर स्पेस की बात कर रहे हैं, इसी 6% में आप मान सकते हो जो डे डिफ्यूज लाइट होती है वो स्कैटरिंग होती है डस्ट पार्टिकल्स वगैरह से, वो उन सब की वजह से 6% उसी में जाती है, जो सरफेस तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका यहाँ सरफेस के लिए कोई मतलब नहीं है, आपके टेम्परेचर को हीट, अर्थ के टेम्परेचर को हीट करने का कोई मतलब नहीं इन एनर्जी का। इसके बाद में 14% जो है
वो आपका जो अपर एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो वहीं एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आपको पता है ना कि आयनोस्फीयर में जो है एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा कैप्चर की जाती है वहाँ पे, और वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर में वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, तो 14% वहाँ एब्जॉर्ब कर ली जाती है। देन जो आइस कैप्स होते हैं यानी हिमालयाज वगैरह पे, जैसे माउंटेन्स पे जो ग्लेशियर होते हैं, 2% एनर्जी जो है यहाँ से वापस कर दी जाती है। अब यहाँ पे इसको ऐड कर लो, तो 27 + 6 + 2 + 14 ऐड करो, कितना आएगा? 9 इधर आएगा और 4 इधर आएगा, ठीक। यानी 49 यूनिट जो है ये एनर्जी अर्थ तक पहुँचती ही नहीं है, ये वापस हो जाती है। बजट समझा रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे घर का बजट होता है, देश का बजट होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, इसमें बना है, फिर से देखो। अगर नहीं समझ में आ गया होगा तो वीडियो पॉज करो या बैक करो, फिर से देखो। अब बचा कितना? 51। तो 51 यूनिट जो है वो सरफेस तक पहुंचती है, ठीक। अब इधर वाला जो आने वाली एनर्जी है यानी 49 यूनिट की बात कर लिए। अब इस 51 यूनिट में क्या होता है, 17 यूनिट जो है वो फिर से डायरेक्ट यानी अर्थ पर आने के बाद में भी डायरेक्ट जो है वो बैक कर दी जाती है, रिफ्लेक्ट कर दी जाती है अर्थ की सरफेस से, रेडिएट हो जाती है डायरेक्ट। अर्थ से रेडिएट होकर के जाती है लेकिन डायरेक्ट रेडिएट हो जाती है। तो 51 में 17 निकाल दोगे तो कितना बचेगा? 34% या 34 यूनिट, ठीक। तो जो 34 यूनिट है ये आपके अर्थ को रेडिएट करने के बाद में आपके एटमॉस्फेयर को जो है वो हीट करती है। हीट 4 तरीके से करती है। आपका एक होता है रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन। इन 4 तरीकों से आपके एटमॉस्फेयर को जो है वो हीट किया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं क्या होता है, बस इसके बाद में चैप्टर को फिनिश करते हैं। रेडिएशन का मतलब ये होता है जहाँ पे एनर्जी जो है वो बिना किसी मीडियम के ऐसे आपको या पार्टिकल टू पार्टिकल जो है वो ट्रांसफ़र होती है। जैसे अभी मैंने तावा का एग्जांपल दिया था, तावा गर्म है, उसके ऊपर हाथ करोगे तो आपके हाथ पर एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया रेडिएशन, यानी जैसे रेडिएट होकर के जो एनर्जी गेन होती है। तो जब अर्थ रेडिएट हो जाती है, अर्थ में जो भी एनर्जी होती है, अर्थ अगर ठंडी है तो इसके कांटेक्ट में आने वाली एयर ठंडी हो जाती है, अगर अर्थ गर्म है तो इसके कांटेक्ट में आने वाली एयर गर्म हो जाती है, ठीक। कंडक्शन में क्या होता है, अगर मान लो आयरन की रॉड है तो इधर आयरन की रॉड को हीट करोगे तो इधर भी क्या होगी? गर्म हो जाएगी, ठीक। ये कंडक्शन है। तो जब कोई मैटर टच में होता है तो उसकी वजह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन में आ गई। कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन में ये है कि जैसे एक जगह की हीट जब गर्म हो जाती है तो वो लाइट होती, हल्की होती, ऊपर की तरफ उठती है। दूसरी जगह कोल्ड विंड उसकी जगह पे चली जाती है, ये विंड ऊपर जाती है, आपको पता है ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम होता है, ऊपर जाके फिर ठंडी होती है, ये फिर ठंडी होकर के नीचे उतरती है, ये यहाँ से फिर गर्म होती है ऊपर जाती है। इस तरीके से ऐसे ऐसे कन्वेक्शनल करंट चलती हैं, और वो कन्वेक्शनल करंट जो होती हैं वो टेम्परेचर को सब जगह मिक्स कर देती हैं बराबर से, पूरे एटमॉस्फेयर को हीट करते हैं घूम घूम के। एडवेक्शन जो है, तो कन्वेक्शन जैसे जो है ये वर्टिकल था, एडवेक्शन जो है वो हॉरिजेंटल मूवमेंट है, यानी ठीक कन्वेक्शन जैसा होता है एडवेक्शन। तो जिस तरीके से आपका ये चैप्टर जो इंसोलेशन का है ये फिनिश होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स का होगा। मेरी पसंद का चैप्टर है, अब तक का मैंने जो भी आपको दिया है, आपने कहा है कि सर आप बेस्ट पढ़ाते हो, लेकिन वो मेरा और बेस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि हर आदमी की एक ना एक पसंद होती है। तो वो चैप्टर मेरे पसंद का चैप्टर है, बहुत बेहतरीन होगा। तो आप उस चैप्टर को जरूर देखिएगा, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस रखिएगा, ऑल पे जा करके चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे वो वीडियो मिस ना हो। मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो आप जरूर देखो, भले आप मेरे हेटर्स ही क्यों ना हो, राइट। और हाँ, कमेंट करने को मैंने बोला है, कमेंट बॉक्स में मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने को नहीं बोला है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।